अंबिका राम देवी डिग्री कॉलेज हरिया बस्ती की प्राचार्य डॉक्टर सुधा पाठक जी अभी हम सभी के लिए कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोल रही थी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सभी से संबद्ध मेरे नितांत प्रिय और एक लंबी अवधि तक मेरे सहयोगी रहे प्रोफेसर सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी, पैनलिस्ट के रूप में प्रिय डॉक्टर पूर्णेश नारायण सिंह, डॉक्टर आदित्य प्रताप सिंह, मिस रितिका निगम, डॉक्टर प्रमोद नारायण सिंह, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर आलोक द्विवेदी, डॉक्टर परशुराम मौर्य, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह एवं डॉक्टर BN राम पांडे और वे सभी जो आज के कार्यक्रम से संबद्ध हैं, प्रतिभागीगण के रूप में, श्रोता के रूप में अथवा दर्शक के रूप में या अन्य किसी भी रूप में। आज के सेमिनार का आपका विषय, जिसे आजकल हम लोग वेबिनार कह रहे हैं क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, रेडीनेस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन फॉर द न्यू रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम। इस अच्छे विषय पर वेबिनार आयोजन के लिए आप सभी को बधाई और यह आपका वेबिनार पूर्णता की ओर पहुँचे इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जो चेंजेज हैं और जो रेडीनेस हैं उसका एक तो तत्काल आप लोगों ने अभी देखा होगा स्वरूप कि हम जुड़ना चाहते हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है। आज हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं और हमारे शिक्षण संस्थानों की क्या तैयारी है, इस पर हम सभी को विशेष रूप से विचार करना है। और आगे जब आपसे प्रोफेसर सुधीर जी संवाद करेंगे तो इसके जितने निहितार्थ हैं, जितने पक्ष हैं, उस पर सम्यक विचार रखेंगे। हम लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और इस समय जो नई शिक्षा नीति आने वाली है उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और कह लें केवल अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, जिसमें पुरातन अधुनातन का समन्वय है, जिसमें व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने की, औरों को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता कैसे आ जाए इसका विधान है और कैसे प्राथमिक स्तर से लेकर और अनुसंधान के स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था को सम्यक व्यवस्था बना लें, सबके लिए सुलभ और इसके माध्यम से सबके सर्वोन्नति का पथ प्रशस्त कर दें, इसका बहुत ज़्यादा विधान है। प्राथमिक स्तर पर एक नई व्यवस्था ही आ रही है 5+3+3+4 की, जिसमें अंक, अक्षर और उसके आगे सदाचरण क्या है, परंपरा क्या है का बोध होने के साथ ही साथ आधुनिक तकनीकी का कैसे समावेश हो हमारी शिक्षण व्यवस्था में, इस पर बल दिया गया। माध्यमिक व्यवस्था में, माध्यमिक शिक्षण प्रणाली में कैसे हम अपने को तैयार कर लें आगे के लिए और इसकी व्यवस्था कैसे की जाए, ज्ञान विज्ञान का अध्ययन कैसे हो, वाणिज्य का अध्ययन कैसे हो, हमारी सामाजिक दृष्टि कैसे विकसित हो, पल्वित हो और राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव कैसे जागृत हो, यह देखें। और फिर भारत का गौरव कैसे फिर स्थापित हो, जो रहा है अतीत काल में, इस पर ज़्यादा बल है। और जो उच्च शिक्षा की प्रणाली है ये हमारी परंपरा के 3 माध्यमों को लेकर के विकसित हो रही है। एक विधान था नालंदा का, एक विधान था तक्षशिला का और एक विधान था विक्रमशिला का। नालंदा में पूर्णतः शास्त्र बोध कराया जाता था, तक्षशिला में शास्त्र और शस्त्र बोध कराया जाता था और विक्रमशिला में शिल्प विधान का बोध कराया जाता था। तीनों विश्वविद्यालय में एक कॉमन प्रक्रिया थी प्रवेश की, जिसे आजकल हम लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं या स्क्रीनिंग कहते हैं। विशेष करके नालंदा में सबसे ज़्यादा विकसित था, बाद में अन्य विश्वविद्यालयों ने अनुकरण किया कि जो प्रवेशार्थी होता था उसे गेट पर ही आचार्यों की एक टीम होती थी, कुछ उसके प्रश्न होते थे, प्रश्नों के उत्तर के बाद विद्यार्थी को संबंधित विभाग में भेज दिया जाता था और बता दिया जाता था कि आपकी दक्षता का क्षेत्र भविष्य में क्या होने वाला है। तो इस तरह बहुत अच्छी, जैसे आप साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं और पोटेंशियल टेस्ट भी कर सकते हैं, यह गेट पर ही हो जाता था। इस प्रकार की प्रणाली पुनः लाने की ज़रूरत है। लेकिन मूल भाव मेरी शिक्षा प्रणाली जो नई है उसमें इनोवेशन पर बल है, उसमें रिसर्च पर बल है। इसीलिए विश्वविद्यालयों की, उच्च शिक्षण संस्थानों की भी 3 कोटियाँ बना दी गई।
एक जो अनुसंधान प्रधान इंस्टीट्यूशंस होंगे जहाँ केवल रिसर्च होंगे, एक में रिसर्च तक की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च का, और एक में केवल उच्च शिक्षा का अध्ययन ही होगा। इस तरह 3 कोटियाँ बनाई गईं और सबके सम्यक विकास का अवसर कैसे सुलभ हो, इस व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है। आज का जो माहौल है और यह जो विषय है, यह समसामयिक परिदृश्य को लेकर के है कि आज जो शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन अचानक करने पड़े, उसके लिए हम कितने तैयार हैं। एक तो जो शिक्षा नीति है उसके लिए हमारे पास संसाधन पर्याप्त होने चाहिए, हमारे शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, और विद्यार्थियों के लिए प्रवेश, पठन, परीक्षा और परिणाम सब समय से सुचितापूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से, नियमबद्ध तरीके से होने चाहिए, इसका विधान है। लेकिन जो आज का समय है, इसमें हमारी तैयारी कैसी है? कोरोना 19 नामक वायरस ने पूरी दुनिया की सभी व्यवस्थाओं को बदल दिया, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, सांस्कृतिक व्यवस्था हो अथवा शैक्षणिक व्यवस्था हो, सब पर इसने बहुत गहरा प्रभाव डाला है। सभी संस्थाएं, सभी निकाय, सभी संस्थान और सभी प्रतिष्ठान पुनः कैसे खड़े हो जाएं, अब इसकी तैयारी होगी। हम आप सभी जानते हैं, आपके साथ जो अर्थशास्त्र के लोग जुड़े होंगे, कि एक इकोनॉमिक साइकिल होती है जिसे आर्थिक विकास कहते हैं। विकास का पैमाना भी आर्थिक शक्तियों से निकाल लिया जाता है, आय व्यय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, राष्ट्र की सकल संपदा के आधार पर, फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है, सेंसेक्स है, दुनिया में जो मौद्रिक व्यवस्था है उसमें हमारी कितनी भागीदारी है, इस सब के आधार पर 10 साल के बाद इसमें परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से हर व्यवस्था में समय समय पर परिवर्तन हुआ। आज परिवर्तन इस कोरोना के कारण हुआ है और सभी जगह हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी शिक्षा की प्रणाली हुई है, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि जहां अन्य संस्थान बंद हो गए, उत्पादन वहां ठप हो गया। वहां आय और आजीविका के जो तंत्र थे वह हिल गए। एकमात्र क्षेत्र ऐसा है शिक्षा, जहां इस अदृश्य आपदा का प्रकोप सिर्फ इतना तक है कि शिक्षण संस्थानों से शिक्षार्थियों की दूरी हो गई, लेकिन अध्ययन अध्यापन निरंतर चल ही रहा है। तो सबसे बड़ा संकट है, हमारे यहाँ अध्यापन की जो परंपरा रही है वो प्रत्यक्ष संवाद की परंपरा रही है, प्रश्न और उत्तर की परंपरा रही है, प्रयोग और परिणाम की परंपरा रही है। इस पर बहुत अधिक ग्रहण लग गया है। इस व्याधि ने, इस आपदा ने, इस विषाणु ने पास होने की स्थिति को बिल्कुल खत्म कर दिया। इससे बचने के लिए इसका चेन तोड़ना आवश्यक है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो इस समय देश के राजनेताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, लॉकडाउन की प्रक्रिया जब शुरू की और सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश और सैनिटाइजर का प्रयोग करने का, कि हम हाथ हमेशा सैनिटाइजर से साफ करते रहें, इसका संदेश दिया, तो उसका आशय यही था कि कोरोना रूपी जो विश्व आपदा है इसके चेन को तोड़ें, क्योंकि यह चेन संपर्क और श्वसन तंत्र से ही जुड़ा रहता है। उसको तोड़ने के लिए उनका संदेश आया, निर्देश आया, हम सभी ने उस पर ध्यान भी दिया। इसका प्रभाव शिक्षण संस्थान पर पड़ा, इसका प्रभाव आजीविका के स्थलों पर पड़ा। आप लोग देख रहे होंगे, कामगार बहुत बड़ी संख्या में, या दक्ष अभियंता, डॉक्टर, बहुत सारे लोग जो विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे थे, अपने आजीविका स्थल से क्रमशः अपने घरों की ओर जा रहे हैं। और एक नया टर्म ही आ गया है, वर्क फ्रॉम होम। चाहे ऑफिस हो, औद्योगिक स्थान हो, हम संवाद कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। उत्पादन तो घर से नहीं होगा, इसके लिए तो फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। औद्योगिक स्थान से उत्पादन, वितरण, विपणन तो तभी होगा जब वहाँ रहना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया बाधित हो गई है। शिक्षण क्षेत्र से हम लोगों का संबंध है। आज हम जो यूजीसी के पोर्टल हैं, एमएचआरडी के पोर्टल हैं, जिसके लिए निरंतर माननीय मानव संसाधन मंत्री जी प्रेरित प्रोत्साहित करते रहते हैं, शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम चलता रहे। जो स्वयं प्रभा पोर्टल है, बहुत सारे
उस पर हमारे प्लेटफार्म आ गए हैं, जानकारी के स्रोत जिससे हम ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है विषयों के बारे में जिससे हम लेकर पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मूल बात इतनी है कि शिक्षक का शिक्षार्थी से संवाद कैसा हो। आज के दौर में इस अदृश्य विषाणु का सामना करने में अगर कोई तंत्र सफल है तो वह है डिजिटल प्लेटफॉर्म या इंटरनेट का तंत्र, जिसके माध्यम से हम आप सबको देख पा रहे हैं। हमारे सभी प्रिय इसमें दिख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी भी हो रही है आदित्य को सुन के। अभी मुझे सुधीर जी को सुनना होगा। आप सबको देख के मुझे बेहद प्रसन्नता है कि एक प्लेटफार्म ऐसा है जहां हम सभी एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन इस प्लेटफार्म की भी कुछ सीमाएं हैं। जहां बिजली की व्यवस्था होगी, जहां इंटरनेट पहुंच सकता होगा, अथवा जिन स्थलों पर स्मार्टफोन काम कर रहे होंगे, वहां तो हम निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। लेकिन यह सर्वत्र नहीं है, इसकी सर्वसुलभता नहीं है, इसकी प्रभावोत्पादकता है, प्रभावी तो है, लेकिन सर्वसुलभ अभी तक नहीं हो पाया। आज की दुनिया में ई एजुकेशन ने अपना एक निश्चित स्थान बना लिया। हम ई वेज और हाई वेज की बात कर रहे हैं। हाईवेज के माध्यम से तो हम साफ दिखते चलते हैं, बैठते चलते हैं, आराम करते चलते हैं। लेकिन जब ई वेज पर आते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। थोड़ी भी बाधित हुई तो हमारे मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। अभी जैसे हम लोग नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, सुन रहे थे तो देख नहीं पा रहे थे, यह स्थिति आ जाती है। आज के दौर में सारे टीचर्स, इन्होंने सभी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, लेकिन विश्वविद्यालय में शिक्षक लोगों की जो भूमिका है वह पहले से भी कहीं ज़्यादा कठिन, सक्रिय और नियमित हो गई है। सभी अपने अपने विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री, उनके जो लेक्चर्स हैं उसे अपलोड कर रहे हैं और इतना ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि फीडबैक भी विद्यार्थियों से लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी कितना ग्रेस्प कर पा रहा है, कितना सुन पा रहा है। प्रश्न उत्तर का भी विधान है, विद्यार्थी के भी प्रश्न आते हैं जिसका समाधान होता है। क्लासरूम टीचिंग से आगे बढ़ करके यह वर्चुअल टीचिंग का दौर एक आ गया है, जिसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब धीरे धीरे सभी अभ्यस्त होंगे। ऑल ऑफ ए सडन तो सब अभ्यस्त नहीं हो सकते। सारे विद्यार्थी भी यूज टू नहीं थे इस मोड के, लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अध्ययन की प्रक्रिया में अब सभी अभ्यस्त होने लगे हैं। तो यह जो मोड है ऑनलाइन का, हम कह सकते हैं कि इसने शिक्षक और शिक्षार्थियों को कनेक्ट किया है, शिक्षण संस्थान से विद्यार्थियों को कनेक्ट किया है। लेकिन यह कनेक्ट होना यह आभासी कनेक्शन है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम वेल कनेक्टेड हैं, देख रहे हैं। सामीप्य का, सानिध्य का और संवाद का अपना एक अलग महत्व होता है। लेकिन आज यह जो गैप है महत्व का, इसे भरने का काम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने किया है, जिसके लिए आवश्यक है कि आपके पास इंटरनेट के सारे टूल्स हों, कनेक्टिविटी हो, नेटवर्क हो, इलेक्ट्रिक अवेलेबिलिटी हो और इसका प्रयोग करने के लिए आपके पास पर्याप्त डाटा भी हो। ये हालात हैं जिसमें हम सब जुड़ रहे हैं, जिसकी आज आवश्यकता है। और यही हम कह सकते हैं कि जो आज शिक्षण नीति का लक्ष्य है कि हम इनोवेटिव बने, हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की तरफ जाएं, और जिसके लिए आगे रिसर्च कैसा हो इसका भी विधान कर दिया गया कि अब एमफिल नहीं होगा, जो 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम होगा उसके माध्यम से भी रिसर्च हो सकता है, अथवा द्विवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से हो सकता है। लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई होगी, लेकिन इस सब के लिए संस्थान में होना आवश्यक होता है। आज की तारीख में हमारे सामने समस्या प्रवेश की है, परीक्षा की है और परिणाम की है। पठन का काम चल रहा है, अध्यापन का काम चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग का फेज खत्म नहीं होगा, जब तक यह संशय नहीं खत्म होगा कि हम विद्यार्थी से सीधे मिल बैठ के बात कर सकते हैं क्या, या एक स्थान पर बैठाकर हम परीक्षा कर सकते हैं क्या, तब तक प्रवेश की क्या प्रणाली होगी अभी ये तय नहीं है। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन परीक्षा कराएं
तो भी एक कंप्यूटर सेंटर पर 50 बच्चों के एक साथ कम से कम बैठना होगा। कोई अगर संक्रमित विद्यार्थी है, कीबोर्ड संक्रमित हो गया, तो आगे जितने विद्यार्थी आएंगे उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। आज आवागमन के साधन बाधित हैं, एक साथ अगर सभी बैठ करके यात्रा करने लगे तो क्या होगा? संक्रमित क्षेत्र से कोई विद्यार्थी चल दे तो क्या होगा? इसलिए अब ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के बीच में क्या संतुलन बने? क्या हम कोई ऐसा ऐप डेवलप कर लेंगे कि मोबाइल से ही हम प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों को सम्मिलित करा सकेंगे, अथवा हम उनसे नेट के माध्यम से उनका पूरा सर्टिफिकेट देख लेंगे कि उनके मार्क्स कैसे हैं, हम केवल उनके मेरिट के आधार पर उन्हें प्रवेश दे देंगे, अथवा हम कुछ इंटरव्यू करेंगे उनसे ऑनलाइन मोड पर, जिसकी चर्चा चल रही है, जिसका विचार भी है कि विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न भी कर लें। तो ये प्रवेश की एक प्रक्रिया है जिसके बारे में अभी निर्णय लिया जाना है। सारे विश्वविद्यालयों ने अपने अपने हिसाब से, हमने भी निर्णय ले रखा है, लेकिन जब तक ये कोरोना फेज निष्प्रभावी ना हो तब तक इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक परीक्षा की बात है, जितने प्रश्न पत्रों की जहाँ कहीं भी परीक्षा हो गई है उसका मूल्यांकन कैसे हो, साथ साथ बैठा करके मूल्यांकन करना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि एक विश्वविद्यालय जहाँ से सुधीर जी आ रहे हैं वहाँ इस प्रकार का मूल्यांकन किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, सम्यक सुरक्षा के साथ। जहाँ भी ऐसा हो रहा होगा वहाँ सम्यक सुरक्षा का प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में और क्या होगा, जब बहुत सारी संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा। पहले तो परीक्षा कैसे हो, क्या हम ऑनलाइन परीक्षा लेने की स्थिति में हैं? ये चुनौती है बहुत बड़ी। हम अगर ऑनलाइन परीक्षा लेते हैं तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? जितना प्रैक्टिकल कर लिया उसी के आधार पर जाएंगे, अथवा कुछ हम उन्हें डिजर्टेशन दें जिसके माध्यम से उनकी जानकारी कर लें। जो प्रैक्टिकल हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके किया जाएगा उसको हम आभासी जगत पर कैसे कर लें? मेरा आशय केमिकल कंपाउंड से है। सभी विज्ञान के विषयों में इस प्रकार की दिक्कतें हैं। हम सैद्धांतिक जानकारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं, व्यवहारिक जानकारी के लिए तो प्रयोगशालाओं की उपादेयता है। अब हम उसे कैसे मीट करें? इसीलिए सारे संस्थानों में अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत पर बल दिया जा रहा है, और हर विश्वविद्यालय में अब वर्चुअल क्लासरूम भी बनने हैं। अब जब वर्चुअल क्लासरूम बन जाएं, इसके प्रति सारे शिक्षक यूज टू हो जाएं, स्टूडेंट्स यूज टू हो जाएं, तो एक नई अध्यापन और परीक्षा की प्रणाली विकसित होगी। फिलहाल जो तैयारी है संस्थानों की वह डिजिटल माध्यम से ही है कि हम जितना पढ़ा चुके हैं उसी में हम क्वेश्चन आंसर कर लें बच्चों से। अगर उनके पास नेटवर्क की सुविधा है, मोबाइल के माध्यम से कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, तो हम उनका एक समाधान निकालेंगे। एंड सेमेस्टर के बारे में क्या सोचें हैं, CBCS के बारे में क्या सोचें हैं, जो मार्च में ट्रांसफ़र करने हैं उसके बारे में सारे विश्वविद्यालयों ने लगभग इसकी तैयारी कर ली है। लेकिन जब तक हम इसे यथार्थ में नहीं बदलते तब तक उस तैयारी का सुपरिणाम सामने नहीं दिखेगा। तो ये तैयारियां हैं जो हम कर रहे हैं। सारे शिक्षण संस्थान, आप स्वयं उस तैयारी की प्रक्रिया में हैं, जिसके चलते आप लोग हमसे संवाद कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में केवल विद्यार्थियों का ही मूल्यांकन नहीं होना है, संस्थाओं का भी मूल्यांकन होना है, जिसके लिए प्रकृति से तादाद में ज़रूरी है। प्राकृतिक जल को कैसे संरक्षित कर लें, विद्यार्थियों को कैसे सुरक्षित करें, जब कोरोना फेज ख़त्म हो तो क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था क्या होगी, ये सब विचाराधीन है, जिस पर जल्दी ही निर्णय होने वाले हैं। आप सब अपने अपने परिवेश के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से निर्णय लेंगे। तैयारी ओवरनाइट नहीं होती। ऐसी स्थिति में तैयारी का एक क्रम होता है, उस क्रम में सारे शिक्षण संस्थान लगे हैं, उस शिक्षा से संबंधित, प्राथमिक अथवा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित। जो इसके लिए सबसे बड़ा निकाय है मानव संसाधन मंत्रालय, उसकी स्वयं की चिंताएं हैं। संबंधित विश्वविद्यालय स्वयं इसको लेकर के नित्य क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और कैसे एक प्रक्रिया आगे बढ़े, उस क्रिया प्रतिक्रिया के बीच में इस पर सभी लगे हुए हैं। लेकिन आज ज़रूरी है कि हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबद्धता को निरापद बनाएं, और इसके माध्यम से जितने विद्यार्थी हैं उनसे संवाद करें,
जहाँ प्रिंसिपल हैं, सारे टीचर्स नहीं हैं, डिजिटल माध्यम के माध्यम से अपने शिक्षक से संवाद करें। जैसे हम लोग आजकल मीटिंग करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो टीचर हमारे कैंपस में नहीं है, बाहर हैं, उनसे हमारा संवाद होता है, बैठकों में वो भाग लेते हैं इस माध्यम से। तो यही आज का सबसे प्रभावी माध्यम है और सुलभ माध्यम है, जिसके माध्यम से विद्यमान चुनौतियों का हम सामना कर पा रहे हैं। लेकिन यह अस्थायी नहीं है। कोरोना फेज का समापन होगा और इस माध्यम की भी एक सीमाएं हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, जब आपका वेबिनार होता है तो एक संख्या से आगे जाने पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, या संख्या बढ़ जाती है तो कनेक्टिविटी भंग हो जाती है। ये एक चुनौती है जिस पर आप लोग आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ही कहना है कि हिंदुस्तान को आने वाले दिनों में ज्ञान की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र बनना है, या हमें ज्ञान की दुनिया की महाशक्ति के रूप में उभरना है। ऐसी महाशक्ति जिसमें अपने निवासियों को तो आय आजीविका का अवसर देने का सामर्थ्य हो ही, दुनिया को भी हम आलोकित कर सकें। और सबसे बड़ा आलोक दिशा संदेश हमें नैरोग्यता का देना है कि हर आदमी निरोग हो। आज की स्थिति में अवसाद एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। पूरी दुनिया में व्यक्तियों में प्रवृत्ति बढ़ी है, मनोवैज्ञानिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, पर्यावरणीय कारणों से, ये अलग अलग हो सकते हैं। यह थोड़ा संतोष की बात है कि अवसादग्रस्त लोगों की संख्या कोरोना के दबाव में हिंदुस्तान में न्यूनतम है। लेकिन शिक्षण संस्थान इस पर भी काम कर रहे हैं कि स्ट्रेस कैसे कम करें। इसके लिए जो काउंसलर्स हैं सारे संस्थानों में रखे गए हैं, विश्वविद्यालय में रखे गए हैं। ये चुनौतियां हैं जिसका हम समाधान कर रहे हैं अपने पास सुलभ संसाधनों के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी गुणवत्तापरक शिक्षा देने में सफल होंगे, लगे होंगे। विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो, सारे उच्च शिक्षण संस्थानों का ध्यान इस पर है, लक्ष्य है। निश्चित रूप से आपके अभियान से इसमें सफलता मिलेगी और हम सब आप मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य एक भारत श्रेष्ठ भारत और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे मानव संसाधन मंत्री जी का वक्तव्य है कि कहीं भी हमारी यह प्रक्रिया बाधित न हो, इसको भी हम पूरा करने वाले हैं। और अंततः हम सब मिलकर इस राष्ट्र के भविष्य को संवारने में अपना सार्थक योगदान दें, क्योंकि शिक्षण संस्थान ही ऐसे हैं जहां मनुष्यता का निर्माण होता है। तो आप सब मनुष्यता के निर्माण में अग्रणी हो। यह महाविद्यालय आने वाले दिनों में ख्याति के शिखर पर हो और यहाँ से पढ़े हुए बच्चे जीवन के जिस किसी में क्षेत्र में जाएं, नेतृत्वकर्ता बने। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। आप सबके विचार मुझे सुनने को मिलेगा, मुझे प्रसन्नता होगी। आप सब सुरक्षित रहें, सुखी रहें और प्रगति करें, इसके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for making us